अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर फाइन। आज हम यूनिट 4 डायनामिक्स 2 के न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले हम यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 के न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। आप ऑलरेडी उसकी मेरी वीडियो यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो आज हम जो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने लगे हैं, सबसे फर्स्ट जो है, अगर हम उसका जो हमें इसकी स्टेटमेंट दी हुई है इसको पढ़ लें तो इसमें कह रहे हैं कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द स्पैनर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर टू लूजन अ नट by force of 50 Newton. If the same nut is to be loosened up by a force of 100 Newton, what should be the length of the spanner? इसमें हमें एक सिस्टम के बारे में बताया हुआ है कि हमारे पास क्या है कि एक जो हम स्पैनर यूज़ करते हैं ना, नट को उससे लूज़ भी कर सकते हैं और उससे टाइटन भी कर सकते हैं। तो पहले वो ये कह रहे हैं कि हमने टॉर्क फाइंड करनी है। किस वक्त फाइंड करनी है कि जब हम ना एक नट को लूज़ करना चाह रहे हैं, और उस नट को जब हमने लूज़ करना है तो हमें फोर्स, देखें, जब टाइट करना है तब भी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, जब लूज़ करवाना है तब भी हमें फोर्स अप्लाई करवानी पड़ेगी। तो फिलहाल हमने लूज़ करना है नट को, ठीक है, स्पैनर की मदद से, और उस स्पैनर की जो लेंथ है ना वो 20 सेंटीमीटर होगी, और फोर्स हम उस वक्त कितनी लगाएंगे, 50 न्यूटन लगाएंगे। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर ये स्पैनर है, ठीक है, इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ पूरी की लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है। इसको यूज़ कर, इस पर अगर मैं 50 न्यूटन की फोर्स लगा रही हूँ और इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, लेट सपोज ये इसका एंड है जहाँ से हम लूज़ या टाइट करते हैं, तो इसको जब मैं रोटेट करूँगी, जिस तरीके से हम स्पैनर को यूज़ करते हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि ये कितनी टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करना कैसे स्टार्ट करते हैं, ये पहली बात है। और दूसरी फिर उन्होंने वो बी पार्ट में हम उसको दोबारा से पढ़ लेते हैं। पहले अगर हम इतनी बात को जो इन्होंने हमें बोला हुआ कि टॉर्क फाइंड करें, हम अगर ये पहले इसको लेके चलते हैं, तो फोर्स हमें 50 न्यूटन बताई हुई है, लेंथ जो है वो स्पैनर की 20 सेंटीमीटर दी हुई है। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है, फिजिक्स में जब भी हमने डाटा लिखना है तो सबसे पहले ये देखना है कि वो वैल्यू जो है आपको सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में गिवन है या नहीं है। अगर नहीं है तो सबसे पहले आपने उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो लेंथ यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दी हुई है, विच इज़ नॉट एसआई यूनिट। तो इसके लिए आपको सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 20 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो लेंथ है स्पैनर की वो एसआई यूनिट में आ जाएगी, जो कि है 0.2 मीटर। ठीक है, अब इन्होंने हमें क्या बोला था कि आपने टॉर्क फाइंड करनी है। तो टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू मोमेंट आर्म। ये जो लेंथ हमें दी हुई है, तो फोर्स 50 न्यूटन लिखी, मोमेंट आर्म आपने 0.2 जो है वो लिखा, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया क्योंकि ये हमें सेंटीमीटर में गिवन था। तो आंसर 50 इंटू 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 न्यूटन मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये एक चीज़ होगी, एक पार्ट हो गया जिन्होंने हमें बोला था कि टॉर्क कैलकुलेट करनी है। तो टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए फोर्स और मोमेंट आर्म को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन्होंने जो दूसरी बात हमें बोली थी हम वो पढ़ लेते हैं। उसमें ये क्या कह रहे थे, इफ़ द सेम नट इज़ टू बी लूजन बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द स्पैनर। अब ये कह रहे हैं कि अब यही वाला जो नट है ना, इसकी लेंथ कितनी थी, हमें दी हुई 20 सेंटीमीटर। ठीक, सॉरी ये स्पैनर था। ठीक है, इसकी लेंथ हमें 20 सेंटीमीटर दी हुई थी। अब अगर मैं फोर्स जो है ना वो 100 न्यूटन की इस पे अप्लाई करती हूँ ना, तो अब मैंने बताना है कि अब इसकी लेंथ क्या होगी। पहले इन्होंने लेंथ 20 सेंटीमीटर दी हुई थी, अब हमें लेंथ फाइंड करनी है कि इसकी लेंथ कितनी है उस वक्त जब मैं इसे 100 न्यूटन की फोर्स लगाऊंगी। ठीक है, और टॉर्क जो है वो सेम रहेगी जो भी हमने बेसिकली फाइंड किया है। नेट हमारे पास सेम ही रहा है, सेम टॉर्क है, और फोर्स जो है वो चेंज कर दी है। सेम टॉर्क रही 10 न्यूटन मीटर जो भी हमने ऊपर फाइंड आउट की है। फोर्स जो है 100 न्यूटन इन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो और टॉर्क जो है वो किसके बराबर होती है, फोर्स इंटू मोमेंट आर्म के इक्वल होती है। तो यहाँ से हम जो है वो बेसिकली हमें फाइंड आउट जो करना है, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू मोमेंट आर्म। तो टॉर्क को डिवाइड कर देंगे, फोर्स इधर नीचे आ जाएगा, मोमेंट आर्म अपनी जगह पे रह जाएगा, यानी कि जो लेंथ हमें स्पैनर की बेसिकली फाइंड आउट करनी है। तो टॉर्क की जगह आप इसकी वैल्यू लिख दें 10 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय 100, तो ये आंसर आपके पास 0.1 मीटर आ जाएगा। या अगर आप इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं तो 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे ना, तो ये आंसर आपके पास सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये इस तरह से लेंथ निकल आएगी जो स्पैनर की इन्होंने हमसे पूछी है। तो इस क्वेश्चन में हमसे दो चीज़ें पूछी हुई थी, एक था टॉर्क जो कि 10 न्यूटन मीटर निकली है, और दूसरी चीज़ लेंथ जो कि 10 सेंटीमीटर निकली है। दूसरी बात, अगर इस तरह का क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए तो बजाय इसके कि आप इस पर इतना टाइम लगाएं, ठीक है, इसको सॉल्व करने में, तो इसको आप इजीली लॉजिकल बेस्ड पे कैसे कर सकते हैं वो इस तरीके से देखें। पहले आपके पास जो है ना फोर्स 50 न्यूटन थी। ठीक है,
अब फोर्स जो है वो 100 न्यूटन हो गई है, यानी कि फोर्स इन्होंने डबल कर दी है। फोर्स डबल की है ना तो लेंथ को कम होना पड़ेगा ताकि टॉर्क जो है वो सेम रहे। टॉर्क का फार्मूला अगर हम लिखें तो वो F इंटू एल है ना, ठीक है। तो अगर फोर्स, अब इन दोनों जब तक ये दोनों बराबर नहीं होंगे, यानी कि इसमें जितना इंक्रीज आया इतना इसमें डिक्रीज नहीं आएगा, तो टॉर्क बराबर नहीं रहेगी, ठीक है। तो हमने टॉर्क बराबर रखनी है। इन्होंने क्वेश्चन में हमें ये नहीं कहा कि टॉर्क उसकी चेंज हुई है। टॉर्क को इक्वल रखने के लिए फोर्स अगर पहले जो है 50 की थी और लेंथ 20 की थी ना, ठीक है। अब अगर फोर्स 50 से 100 हो गई है, जो इन्होंने क्वेश्चन में हमें कहा है, ठीक है, 50 से 100 हो गई मतलब डबल हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो जितनी ये इंक्रीज हुई है उतना ही लेंथ को डिक्रीज होना पड़ेगा, इतनी डिक्रीज होगी लेंथ, तब आपके पास टॉर्क सेम आएगी। तो चूंकि ये 50 से 100 यानी कि 50 में 50 ही प्लस किए तो ये इतनी हमारे पास फोर्स आ गई, तो 20 का हाफ क्या होगा, 10 होगा। तो इसको आप लॉजिकली भी इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, लाइक MCQ में करना हो। क्वेश्चंस में तो आपको लाइक पूरा सॉल्व करना पड़ता है ना, क्योंकि एक एक स्टेप का मार्क होता है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको MCQ में इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल 2। इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहे हैं कि a long uniform steel bar of length 1 meter is balanced by a pivot at its middle. Two masses M1 and M2 are suspended at a distance of 0.2 meter and 0.3 meter respectively from the pivot. Ignoring mass of the steel bar, if mass M1 is 0.6 kg, find mass M2, ठीक है। इसमें क्या इन्फॉर्मेशन कन्वे की हुई है कि हमारे पास एक लॉन्ग यूनिफॉर्म स्टील की बार है जिसकी लेंथ है 1 मीटर। ये मैंने अंदाजे से बनाई है, ठीक है। ये 1 मीटर है नहीं, क्योंकि हमारे जो स्केल होता है जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं वो सेंटीमीटर में होता है, तो वो आपके पास 10 सेंटीमीटर तक उसकी वैल्यू आ रही होती है। तो मैंने यहाँ पे वो बना लिया। 1 मीटर यहाँ पे ड्रॉ करना पेज पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैंने कंसिडर कर लिया है कि जो 1 मीटर है ना वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। तो ये मैंने 1 मीटर, लेट सपोज कि ये स्टील बार बना दी जिसकी लेंथ 1 मीटर है। इस पर क्या कह रहे हैं कि इसके मिडल पे पाइवट है। ये 1 मीटर की लाइन है, इसका सेंटर यहाँ पे बना था, मैंने यहाँ पे इसका पाइवट बना दिया। जैसे इन्होंने बोले हमने वैसे वैसे साथ में डायग्राम ड्रॉ कर लेनी है ताकि ईजी हो जाए इंटरप्रेट करना। अब वो कह रहे हैं कि 2 मैसेज हैं, एक M1 एक M2, उसको हमने कहाँ पे सस्पेंड किया है, पाइवट से 0.2 मीटर और 0.3 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये आपके पास ये पाइवट है, पाइवट से फाइंड आउट करें 0.2 मीटर का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। ये 0.2 लेट सपोज ये है, ठीक है। यहाँ पे एक मैस M1 हमने सस्पेंड कर लिया जो कि 0.6 kg जिसका मैस है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में ये गिवन है। और दूसरा हमें बोला है 0.3 मीटर के डिस्टेंस पे, तो ये 0.3 मीटर का पाइवट से डिस्टेंस आ रहा था। यहाँ पे M2 जो हमने सस्पेंड किया, हमें इसका मैस फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम जो है ना, जो आपको डाटा इसमें गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने हमें जो है वो एक लेंथ दी हुई है जो कि 1.0 मीटर है, ठीक है। D1 डिस्टेंस 1 जो हमें बताया हुआ है पाइवट से, एक पहले मैस का जो डिस्टेंस है वो 0.2 मीटर है। इसी तरह से जो पाइवट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस है वो 0.3 मीटर है, ये हमने लिख लिया। इसके बाद हमें मैस M1 बताया हुआ है 0.6 kg, लेकिन मैस M2 हमें फाइंड आउट करना है। इसके बाद अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है ना इक्विलिब्रियम की, उसमें क्या होता है कि जो टॉर्क का सम है ना वो बराबर होता है 0 के, यानी कि टॉर्क्स आपस में इक्वल है। तो अब दोनों तरफ जो है टॉर्क प्रोड्यूस होगी, तो हम फार्मूला इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि जो टॉर्क है ना टॉर्क 1 और टॉर्क 2 को इक्वल करेंगे। तो F1 D1 इक्वल टू F2 D2। फोर्स हमें पता है वेट के बराबर होती है और वेट होता है mg के बराबर। ये जो फार्मूला आप मोस्ट कॉमनली पढ़ते हो, F इक्वल्स टू W और W इज इक्वल्स टू mg, दैट इज एक्जेक्टली द फार्मूला विच वी आर पुटिंग हेयर। तो F1 इंटू D1 F2 इंटू D2, F1 की जगह W1 D1 एज इट इज आ गया, F2 की जगह W2 इंटू D2 आ गया। अब यहाँ पे हमें वेट तो नहीं दिया हुआ, मैसेज दिए हुए, तो इस वजह से हमें W इज इक्वल्स टू mg तक जाना पड़ेगा। तो W1 की जगह M1g आ जाएगा, D1 एज इट आ जाएगा, W2 की जगह M2g इंटू D2 आ जाएगा। अब अगर हम इसको जो है ना, हमें बेसिकली फाइंड जो है वो M2 करना है। M2 को अपनी जगह पे रहने दे, बाकी सब चीज़ों को एडजस्ट कर लें, तो इस तरह से आ जाएगा आपके पास के ये M1 अपनी जगह पे, ये G अपनी जगह पे, D1 अपनी जगह पे है। यहाँ से G और D2 नीचे इधर आ गए हैं, G और G कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि इनकी सेम वैल्यू है। D1 और D2 ये तो डिस्टेंसेज है, तो डिफरेंट है ना, D1 डिफरेंट डिस्टेंस है, D2 डिफरेंट डिस्टेंस है, M1 जो है वो हमें जो क्वेश्चन में गिवन है। अब हम यहाँ पे अगर वैल्यूज पुट कर लेंगे ना, तो M1 हमें 0.6 दिया
हुआ था D1 जो है पहला डिस्टेंस पाइवट से, पहले मैस का डिस्टेंस 0.2 था, वो हमने यहाँ पे पुट किया है। और नीचे D2 जो पाइवट से दूसरे मैस का डिस्टेंस है, जिसका मैस हमें फाइंड आउट करना है 0.3। तो इनको आपस में आप सॉल्व करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0.4 kgm2। इसका क्या मतलब है कि इन्होंने क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था ना कि एक मैस जो है वो हमने पाइवट से 0.2 मीटर के डिस्टेंस पे जो लगाया उसका मैस 0.6 kg है, लेकिन जो दूसरा मैस है जो हमने पाइवट से 0.3 मीटर के डिस्टेंस पे लगाया उसका मैस हमें नहीं पता था, तो वो मैस अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, वो कितना है, वो आपके पास आ गया 0.4 kg। तो इसका क्या मतलब है कि जो मैस M1 था वो 0.2 मीटर के डिस्टेंस पे लोकेटेड था और उसका मैस था 0.6 kg, और दूसरा जो मैस हमारे पास अभी आया है 0.4 kg वाला, वो पाइवट से 0.3 मीटर के डिस्टेंस पे लोकेटेड है। ओके, तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। ओके, तो नेक्स्ट है न्यूमेरिकल 3। इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इसमें बताया हुआ है कि 2 मैसेज हैं 250 ग्राम एंड 100 ग्राम आर हैंगिंग एट पोजीशंस 65 and 80 centimeter respectively on a uniform meter rod pivoted at 50 centimeter mark as shown. Where should a third mass of 400 grams be positioned to balance the rod? इसमें हमें बता रहे हैं कि एक हमारे पास सबसे पहले रॉड है, ठीक है। इस रॉड को 100 सेंटीमीटर लिखा हुआ है मैंने, और इसका जो पाइवट है ना वो 50 पे आ रहा है, 50 सेंटीमीटर पे। तो 100 लाइक मिड पॉइंट आप कंसिडर कर लें इसको, ये 50 पे पाइवट आपने लगा लिया। अब ये क्या कह रहे हैं कि 2 मैसेज हैं, एक 250 ग्राम का और एक 100 ग्राम का है, वो इस पे हैंग हुए हुए हैं। किस पोजीशन पे हैंग हुए हुए हैं? एक पहला जो है वो 65 सेंटीमीटर फ्रॉम द पाइवट से, और दूसरा 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द पाइवट से। तो ये पाइवट 50 पे आया हुआ है, आगे आप इनकी मार्किंग कर लें, ठीक है। तो ये अंदाजे से मैंने किए, लाइक इनको इक्वली आप डिवाइड कर लेंगे 60, 70, 80, 90। तो 60 और 70 के दरमियान में 65 आ रहा होगा, तो इन्होंने आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि पहला जो मैस है वो 65 सेंटीमीटर के फासले पे लोकेटेड है पाइवट से, और उसका मैस जो है 250 ग्राम है। तो 250 ग्राम वाला मैस 65 पे है, तो मैंने इसको यहाँ इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि दूसरा जो मैस है ना 100 ग्राम वाला, वो किस डिस्टेंस पे लोकेटेड है, वो 80 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लोकेटेड है फ्रॉम द पाइवट। तो ये पाइवट है, पाइवट से 80 का डिस्टेंस ये बन रहा है जो मैंने इनको लिखा हुआ है, ठीक है। तो 80 पे जो है 100 ग्राम वाला मैस ये हमने लगा लिया है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं वेयर शुड बी अ थर्ड मैस ऑफ 400 ग्राम बी पोजीशन टू बैलेंस द रॉड। और क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि अब आपने ये बताना है कि जो 400 ग्राम का एक मैस है ना उसको किस पोजीशन पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो पोजीशन ये मैंने यहाँ पे ये लिखी हुई है ना, लाइक लगाई हुई है एक अंदाजे के तौर पे, तो ये मैंने खुद से लगाई हुई है। ये हमने जब मैंने फाइंड आउट कर लिया ना उसके बाद मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो ये हमें नहीं पता कि कहाँ पे पोजीशन है। आप ये कह सकते हैं कि आपको लाइक इस स्केल पे ये जो रॉड है उस पर ये 400 ग्राम ये लगा हुआ दिखाई दे रहा है, 35 पे या जो भी वट एवर ये यहाँ पे पोजीशन बनती है वो हम इन पे बताते हैं। ऐसा नहीं है, ये मैंने कैलकुलेट करने के बाद 400 ग्राम की जो मैस है उसको यहाँ पे जो है इसकी लाइन लगाई है, ठीक है। अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं कि ये 400 ग्राम का जो मैस है ना इसको किस पोजीशन पे आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का नहायत आसान तरीका ये है कि जिस जगह पे आपको पाइवट दिखाया हुआ है ना, पाइवट के नीचे आपने इक्वल का साइन लगा लेना है। पाइवट के नीचे इक्वल का साइन लगाएं और दोनों साइड्स पे जो भी चीज़ें दी हुई हैं, मैसेज दिए हुए, डिस्टेंसेस दिए हुए, उनको सम कर लेना आपस में, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? पाइवट की जगह पे आप इक्वल का साइन लगाएं। ये पाइवट है, इक्वल लगाया। पाइवट के पहले इस साइड को देख लें कि यहाँ पे क्या क्या गिवन है। यहाँ पे 2 मैसेज दिए हुए और मैसेज के साथ उनका हमें डिस्टेंस भी बताया हुआ है। तो हमने बेसिकली इसको उसी तरह से सॉल्व करना है कि जैसे हम टॉर्क का फार्मूला नहीं होता कि F इंटू हम वहाँ पे लेंथ लिख रहे होते हैं, तो यहाँ पे वही केस होता है। क्योंकि पाइवट जब भी सेंटर में होता है तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? इक्विलिब्रियम की सेकंड टॉर्क वाली, रोटेशन वाली ही सेटिस्फाई हो रही है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे वो यूज़ करते हैं। तो F इंटू एल, सबसे पहले F यानी कि जैसे F होता है, ठीक है, F इजिकल्स टू W, W इजिकल्स टू mg, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेट है ना वो हमें 250 दिया हुआ है, 250, ठीक है। जो नीचे चीज़ हैंग कर रही है उसको मल्टीप्लाई करना है उसके डिस्टेंस ऑफ द पाइवट से। तो डिस्टेंस जो पाइवट पे हमें स्केल पे पोजीशन 250 की बताई हुई है ना, वो 65 बताई हुई है कि 65 की पोजीशन पे वो लोकेटेड है,
ठीक है। अब पाइवट जो है 50 पे है, 50 और 65 को माइनस करेंगे कि इसकी एग्जैक्ट पोजीशन पाइवट से कितना डिस्टेंस बन रहा है। ये जो 65 पोजीशन है वो स्टार्ट से बन रही है कि स्टार्ट से 65 सेंटीमीटर की पोजीशन पे 250 ग्राम लोकेटेड है। हमने पाइवट से अब यहाँ पे लिखना है कि 250 को हमने यहाँ से मल्टीप्लाई करवाना है आपस में। तो 250 650 और 65 को हम माइनस करेंगे 15 आ जाएगा। तो 250 जो है वो इतने डिस्टेंस से मल्टीप्लाई आपने करवा देना है, साथ में प्लस लगा देना है, ठीक है। प्लस लगा दिया। दूसरा मैथ कौन सा है 100 ग्राम। 100 को यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई करवा देना है इसके डिस्टेंस के साथ। 100 जो है वो 80 की पोजीशन पे है, तो 80 और 50 30 आ जाएंगे। तो इस तरह से 100 × 30 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे और भी मैसेज होंगे ना, तो आपने प्लस का साइन लगा के उस मैथ की जो वैल्यू है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करवा देना है पाइवट से और उस पोजीशन से, ठीक है। उसका जो डिस्टेंस बनेगा दोनों को माइनस करके, जितने भी यहाँ पे आपके पाइवट के इस साइड पे डिस्टेंसेस मैसेज आ रहे हैं, वेट आ रहे हैं, आपने उनको इसी तरह से सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन में इसी तरह से सॉल्व करना होगा। मैथ्स जो दिया हुआ है उसको उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करवाएं और उनको आपस में सम करते जाएं, चाहे जितने भी दिए हुए हैं। अब इसके बाद दूसरी साइड पे आ जाए, तो दूसरी साइड पे 400 ग्राम जो है ना वो हमें लगाना पाइवट के दूसरी जगह पे है, इतना हमें पता है। वो इस वजह से कि हम सारे अगर एक साइड पे लगा लेंगे तो ये इक्विलिब्रियम तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो सकेगा ना, इक्विलिब्रियम पे ये बॉडी नहीं रहेगी। सारे मैसेज ही एक तरफ लगा लेंगे तो इस तरफ से लाइक ये वाला यूँ रोटेट कर जाएगा। हमने इसको रोटेट नहीं करना, हमने मैथ को इस जगह ऐसी जगह पे रखना है कि ये पाइवट जो है जिस जगह पे है, तो अभी ये पूरा जो रॉड है हमारा वो बैलेंस ही रहे, ठीक है। तो अब इस साइड पे हम जो है ना इतना सपोज कर लेते हैं कि 400 ग्राम जो है ना वो पाइवट से हमने लेफ्ट साइड पे ही लगाना है, ठीक है। तो 400 को हम x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे मैसेज को किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे थे, पाइवट से डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 400 ग्राम को हमने पाइवट से इस साइड पे ही रखना है ताकि जो रॉड है हमारा ये स्टेबल रह सके, इक्विलिब्रियम पे रह सके। अगर हम सारे मैसेज एक साइड पे लगा देंगे इधर, तो ये इसकी रोटेशन हो जाएगी, तो इक्विलिब्रियम पे ये नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमने 400 यहाँ पे लगाना है। अब इस तरह के क्वेश्चन जब भी सॉल्व करने हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है कि पाइवट के नीचे इक्वल का साइन लगा दें, इक्वल का साइन लगा दें। इसके बाद जो जो आपको मैसेज या वेट दिए हुए हैं, उन मैसेज या वेट को आपने मल्टीप्लाई करना है डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवट के साथ, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पाइवट के नीचे हमने इक्वल लगाया। सबसे पहले आपको मैथ्स यहाँ पे 250 दिया हुआ है, 250 मैंने एज इट इज़ लिख दिया, चाहे यहाँ पे वेट होता चाहे मैथ्स, यहाँ पे फिलहाल मैथ्स है तो मैथ्स मैंने लिखा। मैथ्स को मल्टीप्लाई करना है मैंने डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवट के साथ, कि ये जो 65 सेंटीमीटर की पोजीशन पे लोकेटेड है ना ये मैथ्स, तो ये 65 सेंटीमीटर ये फ्रॉम द स्टार्ट है, 0 से 65 की पोजीशन पे ये आया हुआ है। लेकिन पाइवट से मुझे यहाँ तक की पोजीशन नहीं पता, वो कैसे पता चलेगी? 50 और 65 को जब मैं माइनस करूँगी तो मुझे एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ये पाइवट से कितनी फासले पे लोकेटेड है। तो 250 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 15 के साथ, तो ये हमारे पास इसकी पोजीशन आ जाएगी। साथ में हम ऐड करते जाएंगे जितने भी मैसेज या वेट्स आके हमें दिए हुए हैं। जैसे अब आगे 100 है तो प्लस लगाए, 100 को मल्टीप्लाई किससे करना है, जो डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवट है 100, हमें ये तो पता है कि वो 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्टार्ट से जो है वो लोकेटेड है, इस यहाँ पे इसकी पोजीशन आती है। लेकिन हमें पाइवट से इसका डिस्टेंस नहीं पता, तो पाइवट 50 पे है और ये स्टार्ट फ्रॉम द स्केल पे 80 पे है, तो 80 और 50 को हम माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास 30 आएगा। तो हमने 100 को इसके पाइवट के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जितने भी मैसेज आपको दिए हुए होंगे ना, आपने उन मैसेज को उनके डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवट के साथ मल्टीप्लाई करें और आपस में इनको सम करते जाएं, ठीक है। जैसे 250 को आपने मल्टीप्लाई किया डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवट के साथ, इसमें ऐड किया 100 और 100 को मल्टीप्लाई किया डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवट के साथ। अगर आपको आगे कोई भी मैथ्स दिया हुआ है तो आपने प्लस लिख के मैथ्स लिखनी है, मैथ्स की वैल्यू लिख के मैथ्स को मल्टीप्लाई करना है डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवट के साथ। तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक सॉल्व हो जाएंगे। और दूसरी साइड पे क्या है कि 400 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि 400 फिलहाल किस पोजीशन पे लोकेटेड है। वो जो मैंने ऊपर लाइन लगाई हुई है वो तो मैंने सॉल्व करने के बाद 400 ग्राम जो है वो लिख के बताया हुआ है कि यहाँ पे लोकेटेड होगा। तो 400 के साथ x लगा देंगे, क्यों हमें ये नहीं पता, हमने फाइंड करना है। यहाँ पे जो सब कुछ सॉल्व हो रहा है 3750 प्लस 3000 इसमें ऐड करेंगे तो ये 6750 हो जाएगा। यहाँ से x अपनी जगह पे रहा है, 400 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो आंसर 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये जो 16 सेंटीमीटर आपके पास x की वैल्यू आई है ना, ये फ्रॉम द स्टार्ट से आई, यानी कि 0 से 16 यहाँ पे मिड में बनता है। तो इसका मतलब है 400 ग्राम फिलहाल। तो हमारे पास जो x वैल्यू फ़िलहाल आई है वो जो 16 आई है, ये क्या है, ये फ्रॉम द स्टार्ट है,
कि x जो है वो 0 से 16 सेंटीमीटर जो स्केल पे पोजीशन बन रही है 16, वहाँ पे 400 ग्राम जो है वो लोकेटेड है। अब हमने एंड पे ये भी बताना है कि इस जो हमारे पास 400 ग्राम वाला मैस है ना, इसका पाइवट से डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि 50 सेंटीमीटर से इसका डिस्टेंस यहाँ पे कितना बनेगा। तो 50 से हम माइनस कर देंगे 16.87 को, तो आंसर आपके पास 33.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमने क्यों किया, वो इस वजह से कि देखें जब आपने यहाँ पे मैसेज लिखे थे 250 या दूसरा जो 100 था उसको आपने किससे मल्टीप्लाई करवाया था, उसके साथ इसकी ओरिजिनल पोजीशन के साथ तो नहीं करवाया था ना, जो इसकी स्केल पे पोजीशन है वो तो 250 की तो 65 थी, हमने 65 से तो मल्टीप्लाई नहीं करवाया, हमने पाइवट से जो यहाँ तक का डिस्टेंस 65 तक बन रहा है हमने 250 को उसके साथ मल्टीप्लाई करवाया। सेम हमने 100 ग्राम को उसकी पोजीशन ऑन द स्केल 80 सेंटीमीटर से नहीं मल्टीप्लाई करवाया, हमने 100 को इस यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करवाया। तो इसलिए अब हमें ये पता है कि जो 400 ग्राम है ना, 400 ग्राम वो पाइवट से जो है वो 16 सेंटीमीटर यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, सॉरी स्टार्ट से 0 से 16 यहाँ पे जो है ना वो लोकेटेड है। तो अब इसका यहाँ से पाइवट से डिस्टेंस बताने के लिए हम क्या करेंगे, 50 को 16 से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो आपके पास क्या आ जाता है, वो आ जाता है 33 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि जो पाइवट से इसका डिस्टेंस 400 ग्राम का वो 33 आएगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं जो कि है 4th। इसमें हमें क्या स्टेटमेंट बताई हुई है कि एक कार वेइंग 1200 ग्राम enters roundabout with diameter of 60 meter at speed of 25 km per hour. Calculate the centripetal force acting on the car as it navigates the curve. अच्छा, सिंपल सी बात है कि ये कार है, उसका आपको मैस बता दिया 1200 kg है, वो एंटर होती है एक डायामीटर में, एक एंटर होती है किसी सर्कल में जिसका डायामीटर 60 मीटर है और स्पीड इसने कितनी अपनी रखी हुई है, मेंटेन की हुई है 25 किलोमीटर पर आवर की। अब हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि एक्ट कर रही होगी कार पे जिस वक्त ये कार जो है वो कर्व में मूव कर रही है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना जो है वो डाटा लिख लेते हैं। हमें इसमें जो है वो मैस गिवन है 1200 kg, वेलोसिटी जो हमें 25 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। हमें सबसे पहले इसको जो है वो जो इसकी एसआई यूनिट है उसमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर तो हमारे एसआई यूनिट नहीं है ना स्पीड का, हमने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। इसकी कन्वर्जन हमने पहले चैप्टर में भी की हुई है। तो सेम उसी तरह से कि 25 एज इट इज़ लिखें, किलो की जगह 1000 आ जाएगा, मीटर तो यहाँ पे है, पर आर पर का मतलब है कि इसको हम नीचे डिवीजन में लिख दें तो 16 to 60 हो जाएगा। तो इनको आपस में सॉल्व कर लें तो 6.9 मीटर पर सेकंड आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी या स्पीड आ जाएगी। दूसरी बात, यहाँ पे हमें डायामीटर 60 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे रेडियस कैसे निकालेंगे, डायामीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये जो है रेडियस आ जाएगा, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट बेसिकली क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड आउट करनी है। उसका फार्मूला है mv²/r। m आपको 1200 दिया हुआ है, v आपने निकाला है कन्वर्ट करके, r आपने डायामीटर को 2 से डिवाइड करके निकाला है। तो इनको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1229 न्यूटन, ठीक है। तो ये आपके पास 4th न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो 5th है ना, 5th में आपको स्टेटमेंट क्या दी हुई है कि एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जो कि रिवॉल्व करती है अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4200 किलोमीटर 42,000 किलोमीटर। फाइंड ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट एट दिस हाइट। एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है, कौन से रेडियस के ऑर्बिट ऑफ रेडियस में, जिसका 42,000 किलोमीटर उसका रेडियस है, जिस ऑर्बिट का, इस ऑर्बिट का रेडियस जिसका 42,000 किलोमीटर है उसमें ये रिवॉल्व कर रही है। तो हमने इसकी स्पीड फाइंड करनी है, ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है कि ये कितनी स्पीड से जो है वो इसके अराउंड रोटेट करेगी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो इसको सॉल्व करने का नहायत ही ईजी मेथड है, वो ये है कि ये मैंने सोल्यूशन लिखा हुआ है। सबसे पहले जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ना, उसका टाइम पीरियड 1 डे होता है। हम इसको जियो स्टेशनरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी रोटेशन सेम एज अर्थ की रोटेशन की होती है, 24 आवर्स जैसे ये ले रही होती है। तो 24 आवर्स या 1 डे को हमने सेकंड्स में सबसे पहले कन्वर्ट कर लिया। अगेन क्योंकि हमने ऐसा यूनिट में हर चीज़ लिखनी होती है तो हमने टाइम इसका सेकंड्स में कर लिया, जो कि ऐसा यूनिट है।
तो एक डे में 24 आवर्स हैं, आवर्स से मिनट्स और मिनट्स से सेकंड 60 हो जाएगा, 86400 सेकंड्स आ जाएंगे। रेडियस हमें कितना दिया हुआ है, 42,000 किलोमीटर दिया हुआ है। किलोमीटर ऐसा ही नहीं है, हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 42,000 एज इट इज़ है, किलो की जगह 1000 लिख लिया मीटर। इनको आपस में सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें तो ये 10⁻6 आ जाएगी। हमें बेसिकली ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है, जिसका फार्मूला हम यहाँ पे 2πr/t लगाएंगे। 2 एज इट इज़ आ गया, पाई की वैल्यू 3.14 आ गई। रेडियस जो हमने पीछे फाइंड किया है, सॉरी ये रेडियस जो है ना, इसका रेडियस है, ये जो ऑर्बिट का रेडियस है, ठीक है। 42 × 10⁻6 आ जाएगा और डिवाइड इसको कर देंगे हम टाइम पीरियड जो है 86400 से। इसके बाद इनको पूरा आप सॉल्व करें, ठीक है। ऊपर इतनी बड़ी ये वैल्यू आ रही है, नीचे ये आ रही है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो है 3052.77 मीटर पर सेकंड आ रहा है। अब हमने जो है ना मीटर पर सेकंड से इसको अगेन किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। वो इस वजह से, आल्दो ये ऐसा यूनिट है, लेकिन जो हमारे पास ये सैटेलाइट्स वगैरह हैं, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है, जो है किलोमीटर की स्पीड में ही लिखते हैं। जैसे इन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था किलोमीटर पर आवर की, जिस तरह से कुछ क्वेश्चन में हमें स्पीड ज़्यादा बढ़ा के किलोमीटर पर आवर में दी हुई होती है, उसको हम मीटर पर सेकंड में करते हैं। वो तो व्हीकल्स होती है ना, उनकी स्पीड तो इतनी ली जा सकती है, लेकिन इनकी जो ऑर्बिटल स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है मीटर्स में, तो हम इसको किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि आंसर लिखना थोड़ा सा छोटी वैल्यू में आ जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3052 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 3.05 किलोमीटर्स पर सेकेंड। तो ये इसकी ऑर्बिटल स्पीड आ जाएगी। तो ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल्स जो हैं 5 न्यूमेरिकल्स थे इस चैप्टर के, वो कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।